Good morning, students. Yesterday, we have discussed about your assignments, yearly assignments, syllabus, and the contents. And today, we are going to discuss from the unit 1, means unit first unit, that is prehistoric rock paintings. As you can see in the screen, what is prehistoric? प्रीहिस्टोरिक मीन्स जो कि हमारे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं उसकी पहले की ज़िंदगी, उसको हम प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक भी कह सकते हैं। तो जो कि स्टोन एज से चलता आ रहा है उसे हम प्री हिस्टोरिक कह सकते हैं। So, the study of prehistoric rock paintings are equivalent to the journey back to the Stone Age. इसको पढ़ना या इनके अंदर आने वाले इस यूनिट के अंदर आने वाले टॉपिक्स को पढ़ना और इस पढ़ते वक्त हमें इस बात का एहसास होगा कि हम स्टोन एज की ज़िंदगी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उनकी यात्रा कर रहे हैं। Okay, prehistoric paintings really exhibit the earliest lifestyle of human being. देखिए, ये कला मानवीय सभ्यता के विकास काल को जीवंत रूप से प्रदर्शित करती है। इसमें समझ में तो आया? देखिए, ये जो चीज़ें हम अब इसमें पढ़ने वाले हैं, ये पहले के लोगों की जीवन शैली, how they were living in the caves, how they were hunting, how they survive in the forest. तो इन सब चीज़ों से how they talk और communicate with their people. So थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों के बारे में आपको इसमें जानने को मिलेगा. Okay. The places associated with these paintings have witnessed a culture sequence of human development right from the Stone Age to early historic period, because they lived here for 100 million and had created their own rock shelter and caves. ये जो सभ्यता या ये जो हम पढ़ने वाले हैं, इनमें आने वाली जो संस्कृति के बारे में हम जानने वाले हैं, ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये कई सालों, कई सौ सालों से पहले की जो जीवन शैली उसके बारे में, कैसे वो रहा करते थे, कैसे उन्होंने गुफाओं में अपना घर बनाया था, ठीक है। उन्होंने अपने रहने के लिए गुफा यानी पाषाण यानी पत्थर, हाँ, उनको पत्थरों को जोड़ के अपना जोड़ा मीन्स एक दूसरे के ऊपर रख के या फिर कहीं पे अगर कोई नेचुरली कोई गुफा बनी हुई है उसमें कैसे रहते थे, तो ये इनमें पता लगता है। आज भी जब भी इनकी खोज हुई, जब भी इनको ढूंढा गया, तो जब केव्स जब मिले तो पता ये लगा कि किस टाइप के ये हथियार यूज़ करते थे अपने डेली लाइफ को जीने के लिए, कैसे हंटिंग के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन के बने हथियार बनाया करते थे, जिसमें ढूंढने पर या फिर गुफाओं में हमें कई चीज़ें मिली, जैसे कि इनके औज़ार, चीरने फाड़ने वाले औज़ार, खुरचने वाले या फिर सुई, नुकीली सुइयाँ, इस टाइप की चीज़ें हमें मिली और इनसे थोड़ा बहुत हमें पता चला कि कैसे ये अपने लाइफस्टाइल में थे, कैसे जीते थे। ओके, here they had left behind tools like
hand axe, cleaver, scraper, sharp needles, etc. Made from hard quartz means बड़े ही hard पत्थरों से बना हुआ. In such a shelter, we find a number of interesting paintings which depict the life and times of the people who lived in the caves. भाई ये तो औजार मिलने की बात तो अलग थी, बट अब हम जब पेंटिंग फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हमें पेंटिंग्स के बारे में, आर्ट को लेकर होती है. तो जब ये बात पता लगी कि उन केव्स में पेंटिंग्स भी मिली हैं उस वक्त की, तो थोड़ा सा अजीब लगा सुनकर. उन्हें पेंटिंग्स का क्या ज्ञान, बट एक्चुअली हम जिन्हें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, जो दीवारों पे पहले बनाते थे कम्युनिकेट करने के लिए अपनी पीपल्स के साथ, वो ही एक्चुअल में स्पॉन्टेनियस आर्ट है जो कि लोगों के लाइफस्टाइल को शो करती है, जिससे हम ये जान सकते थे कि कैसे वो अपने लोगों के साथ बात किया करते थे. In such shelter we find a number of interesting paintings which depict the lives and time of the people who lived in the cave. From the study of prehistoric paintings, it reveals that the art is an inherent character of human being, and is always present in one form or the other right from the development in the human life. These cave paintings are found mainly in Asia, Europe, Africa and many more areas. वह इन सब जगहों को ढूंढने के बाद इस बात का एहसास हो गया कि आर्ट और कल्चर से इंसान जो है वो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है. ये उनके इनहेरेंट यानी कि उनके डीएनए में कहीं ना कहीं शामिल है, चाहे वो इसे कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करें, चाहे इसको एंजॉय करने के लिए. कहीं ना कहीं आर्ट का सहारा इन्होंने लिया. आज से कई हज़ार साल पहले की बात है. ओके, अब जब केव्स की बात हो ही रही है तो इसमें एक टॉपिक है आपके कोर्स ऑफ स्टडी में भीमबेटका. भीमबेटका नाम सुनते ही थोड़ा सा हमें कुछ किसी कैरेक्टर के बारे में हमें एकदम से एहसास कराती है. अब वो कैरेक्टर कौन है, क्या है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ. The Bhimbetka rock shelter are an archaeological World Heritage Site. It is the biggest repository of prehistoric art in India. The name of the place Bhimbetka is supposed to be associated with character of the longest epic of the world, the Mahabharata. थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, थोड़ा समझ में आया आपको कि जो नाम भीम ये किससे आया है, कौन सी एक एपिक स्टोरी से आया है. वो है महाभारत. उसमें एक कैरेक्टर थे भीम, उनसे आया है. इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता था, दैट व्हेन पांडवास वर बैनिश्ड फ्रॉम देयर किंगडम दे स्टेड इन दीज केव्स. द वर्ड भीमबेटका इज सेड टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम भीमबेटका मीनिंग सीटिंग प्लेस ऑफ सेकेंड पांडवा भीमा. भाई अब जब ऐसा माना जाता है कि जब पांडवों को उनके किंगडम से निकाल दिया गया था तब वो इन गुफाओं में आके रहते थे. और रही बात भीमबेटका नाम की, तो इस बात का एहसास होता है इसको पढ़कर कि जहाँ पे भीम बैठा करते थे या जिस गुफा पर बैठा करते थे उस गुफा को भीमबेटका कहा जाता है, उसके नाम से ये जाना जाता है. भीमबेटका की गुफाएं मानव सभ्यता के विकास का वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत करती है. भाई ऐसे तो बहुत सारे केव्स ढूंढ गए, बट हम इंडिया की बात करें तो हमें भीमबेटका से इस बारे में पता लगा कि लोग कैसे वहाँ पे रहा करते थे. इन गुफाओं का महत्व तो इसीलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि ये गुफाएं आदि मानव का
आदि मानव का निवास स्थल था। यहाँ वे चित्र बनाते थे तथा अपने जीवन की सुरक्षा के लिए हथियार व औजारों का निर्माण करते थे। कुछ डेट्स, कुछ बीसीज दिए हैं कि अपर पैलियोलिथिक, मेसोपैलिथिक, मेसोलिथिक, हाँ, ये सारी चीज़ें, सारे जो डेट्स हैं इनको थोड़ा बहुत आपको रिमेंबर करना है, थोड़ा सा याद रखना। नाउ there are more than 700 caves which spread over an area of about 10 square kilometer. Most of them are painted caves. These painted caves are of Mesolithic age. भाई अब इसमें एज यानी कि कौन सा पीरियड, कौन से टाइम से कब तक चला, उस टाइम का नाम जैसे यहाँ पे दिया गया है। जैसे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, प्रोटो हिस्टोरिक, अर्ली हिस्टोरिक, ये सब मेडिवल पीरियड, ये सारी चीज़। अब इसके आसपास करीब 700 केव्स हैं। भीमबेटका केव्स आर सिचुएटेड इन राइजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश and it is about 45 kilometer south of Bhopal at the southern edge of Vindhyachal. Okay, the entire area is covered by dense vegetation and has abundant natural water source which made these caves a favorite place for dwelling of prehistoric man. भाई देखो, जहाँ पे पानी है वहाँ पे जनसंख्या आती है, तो यहाँ पे भी करीब आसपास खूब अच्छी हरे भरे जंगल, पानी, वाटरफॉल्स हैं, तो जिसकी वजह से जो आदि मानव थे वो इन केव्स में आके रहा करते थे। दिस प्लेस हैज़ proximity to famous world rock art sites such as Kakadu National Park, Australia, Upper Paleolithic caves painting in French, and Altamira, Spain. Bhimbetka caves were discovered in 1957, and the credit of this excavation goes to Dr. Vishnu Vakankar, HOD Archaeological Museum and Excavation, विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। भाई देखिए, ऐसे तो कई केव्स अलग अलग जगह पे मिले हैं, ढूंढे गए हैं, फ्रेंच में, अल्टामीरा, स्पेन या ऑस्ट्रेलिया जगह पे मिला हुआ। पर जो इंडिया, हम जब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये करीब 45 किलोमीटर साउथ मध्य प्रदेश से, जो विंध्याचल कहते हैं, वहाँ पे ढूंढा गया था। और ढूंढा गया किसने ढूंढा? 1957 में विष्णु वकानकर, जो कि HOD थे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड एक्सकेवेशन, विक्रम यूनिवर्सिटी ऑफ उज्जैन के। Okay, it is a marvel that these paintings have not faded even after thousands of years. भाई हम जैसे आजकल होता है ना कि कोई भी पेंटिंग बनाओ तो एक दो दिन में वो थोड़ा फेडेड हो जाती है या थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, कलर फैल जाता है। ये पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि इतने सालों, इतने हज़ारों सालों के बाद भी ये फेड नहीं हुई, बिल्कुल भी। The natural dense forest and vegetation has protected these rock paintings from being destroyed till date. आज तक जो ये जंगल आसपास हैं, जो ये वेजिटेशन है, इन्हीं लोगों की वजह से, यानी कि नेचर ने इनकी रक्षा की इतने लंबे समय तक। फ्रॉम द it reveals that the same caves walls were used by many artists at different times as caves. भाई ऐसा तो नहीं है कि शुरुआत में रहे कुछ लोग, उसके बाद और कोई लोग रहा ही नहीं। पहले आदिमानव रहा करते थे, फिर उसके बीच जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स आके रहने लगे, जिनको भी आश्रय चाहिए था रहने के लिए।
तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट वर्क्स इनमें मिलते थे, पेंटिंग्स मिलती थी. दीज पेंटिंग्स आर जनरली मेड डीप इनसाइड, नीचे मीन्स ऑन इनर वॉल. इनर वॉल यानी कि ऐसा नहीं कि बाहरी दीवारों पे नहीं बनाते थे, अंदर की तरफ, ठीक है, इनर वॉल्स, एंड इवन ऑन द सीलिंग ऑफ केव्स, इवन छतों पे भी वो पेंटिंग्स बनाया करते थे. जनरली गेरू, चौक, चारकोल हैव बीन यूज्ड एज कलर्स. तब तो भाई कोई रंग नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या वो यूज़ करते थे इनको फिल करने के लिए, इनको कलरफुल बनाने के लिए? वो उसमें से ये था गेरू. गेरू यानी किससे? नेचुरल मिट्टी से, रेड रेड मिट्टी से निकलता है गेरू. चौक, ओके, चारकोल जली हुई लकड़ियों से, ठीक है. ग्रीन कलर, किस ग्रीन एंड येलो कलर्स हैव बीन ओकेजनली यूज्ड, मतलब बहुत कम कहीं कहीं पे ही यूज़ किया करते थे ग्रीन और येलो कलर का. दीज कलर्स आर नेचुरल मिनरल्स एंड पिगमेंट्स. बहुत ही वास्तविक, ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं, ऐसे कलर्स थे. बिफोर यूजिंग कलर्स मिक्सचर्स दे मिक्सड विथ एनिमल फैट्स. अब जैसे ऑयल मिलाते हैं ऑयल कलर करने के लिए, तो पहले इनके पास ऐसा कुछ था नहीं, तो वो क्या करते थे कि एनिमल्स जिनको हंट करते थे उनके फैट को डिज़ोल्व करके वो इन कलर्स के साथ मिलाते थे, तो फिर थोड़ा सा थिक सॉल्यूशन बनता था और फिर ये ऐसे पेंटिंग में यूज़ करते थे. क्या बनाते थे? अब ओरिजिनल आर्टिस्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स यूज्ड बैम्बू एंड फाइब्रस वुड फॉर मेकिंग ब्रशेस. ना, हाँ, एक और बात, कलर्स तो थे ही नहीं, तो वो नेचुरल कलर यूज़ करते थे. ब्रशेज नहीं थे, तो क्या करते थे, ऐसे लकड़ियाँ, कोई बैम्बूज जिसके फ्रंट पार्ट को वो ब्रश जैसा बनाकर उसको दीवारों पे पेंट करते थे. तो बड़े ही आश्चर्य वाली बात है कि उस वक्त, यानी कि इतने हज़ारों साल पहले भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो मानवीय संस्कृति है, वो अपने अंदर के कलाकार को कभी रोक नहीं पाई ऐसे काम करने के लिए. उनके टॉपिक्स में वो बनाते क्या कहते हैं? दे पेंटेड द थीम्स टेकन फ्रॉम एवरीडे इवेंट्स लाइक हंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, हॉर्स. जानवर भी बनाते थे क्योंकि वो देखा करते थे, जो चीज़ देखते थे वो बनाते थे. ओके, फाइटिंग एनिमल्स, हनी कलेक्शन सीन, एनिमल्स सच एज टाइगर, लायन, वाइल्ड बियर, many more things. We can see the original drawing and paintings of communal dance. पहले लोग क्या, जब अपनी खुशी या कोई ओकेजन होता तो क्या मिल के नाचते थे. तो उसको पता कैसे चला हमें? ना वो पता चला उनकी पेंटिंग्स को देख कर, क्योंकि उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई है दीवारों पे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैन कैरिंग डेड एनिमल्स. It is clear that main routine of prehistoric men was to kill and eat animal, then to dance collectively in the group of enjoyment. The other places associated with prehistoric paintings in India are Mirzapur, Raigad, Panchmari, होशंगाबाद एंड भोपाल एक्सेट्रा, और भी कई जगह हैं. तो जितना आपको ये जानना है कि भाई व्हाट इज़ भीमबेटका, भीमबेटका में उसका नाम कैसे डिराइव हुआ, वो उसके बीच में कौन कौन से पीरियड्स, उनके टाइमिंग्स, ठीक है, फिर इनके थीम्स क्या हुआ करते थे, कौन से कैसे कलर्स ये यूज़ किया करते थे उस वक्त पीपल, ठीक है, कौन से ब्रशेज़ कैसे बनाते थे, इनकी लाइफस्टाइल क्या थी. तो जनरली एट द एंड हम यही कहेंगे कि जो आदि मानव थे उनकी एक ही उनकी एक ही रूटीन थी कि भाई किल करना है, खाना है, एंजॉय करना है, डांस करना है और सोना है. कुल मिला के ये काम था जो कि वो दीवारों पे उन्होंने बनाया, और जिसकी वजह से हमें उनकी पूरी लाइफस्टाइल के बारे में पता चला. तो स्टूडेंट्स, जो मैंने समझाया आपको आई थिंक समझ में आया होगा, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो यू कैन कॉल मी, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. Okay, thank you for listening and watching. Okay students, have a good day.